नमस्कार दोस्तों, मैं संस्कार गुप्ता इस केमिस्ट्री वाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने क्लास 10th का केमिस्ट्री का कोर्स स्टार्ट किया था, जहां पर पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे। वहां पर आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पहला वीडियो केमिकल रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में बहुत अच्छा से बता दिए। केमिकल इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में कल के क्लास में समझा दिए थे। अब अगर जो बच्चे वो दोनों वीडियो को नहीं देखे तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट पे जाओ और प्लेलिस्ट पे जाके पहले वो दोनों वीडियो को देखो, तब आपको ये वीडियो बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जो जिनको पहले से वो चीज़ पता है वो डायरेक्ट इस वीडियो को आकर के देख सकते हो। ठीक है, देखो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। मतलब क्या कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करना चाहिए। ठीक है, किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना चाहिए, कैसे बैलेंस करना चाहिए, इससे पहले हमको जानना पड़ेगा कि क्यों किसी इक्वेशन को बैलेंस करना चाहिए। व्हाई वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता, क्योंकि जब तक हम रीजन ही नहीं जानेंगे कि हम क्यों केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं तो हमको क्या फायदा हुआ फिर बैलेंस करके। तो सबसे पहली बात कि हमको उसका रीजन पता होना चाहिए कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाहिए। ठीक है, क्या जरूरत है बैलेंस करने का। हमेशा आंसर को याद रखना, टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। टू फॉलो या टू ओबे बोलो ज्यादा अच्छा रहेगा। टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, देखो क्लास 9 में आपको बताया गया था क्या कि आपका कोई भी केमिकल इक्वेशन होता है तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। अब अगर किन्हीं को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है वो नहीं पता तो पहले उसको समझा देते हैं ताकि आपको आगे समझ में आ जाए। जैसा हम यहाँ पर लिखते हैं Mg प्लस O2 गिव्स MgO, इसके बारे में बात करते हैं। कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन का प्रेजेंस में जलाते हैं तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से हम समझा चुके थे। ठीक है, अब देखो बात आया क्या कि सर अगर हम यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ मास हमको क्या बोलता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमको बताता है मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट आपस में हमेशा बराबर होते हैं। मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब एक काम करो कि मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट आपस में बराबर होते हैं, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताता है। तो हम बारी बारी से मास ऑफ रिएक्टेंट निकाल लेते हैं, मास ऑफ प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो अगर हमको मास ऑफ रिएक्टेंट निकालना है तो रिएक्टेंट का मास क्या होता है उसको देखते हैं। हम देखते हैं रिएक्टेंट के साइड में कौन कौन है, तो मेरा मैग्नीशियम है और 2 ऑक्सीजन है। तो हम काम करते हैं कि हम पहले मास ऑफ रिएक्टेंट निकालते हैं। तो अगर हम मैग्नीशियम का मास निकालने के लिए जाए तो मैग्नीशियम का मास कितना होता है, तो अगर मैग्नीशियम का आप मास देखोगे तो मैग्नीशियम का मास होता है 24। ठीक है, अब ऑक्सीजन का बात करें तो अगर एक ऑक्सीजन रहता तो मेरा जो मास होता वो होता 16 पर 2 है तो ये हो जाएगा 32। ऐड करेंगे तो 4 2 6 3 2 5, ये हो गया मास ऑफ रिएक्टेंट। अगर हम निकाले ये होता है 56 ग्राम। पर वहीं अगर हम मास ऑफ प्रोडक्ट अगर हम निकालने के लिए जाए तो मेरा मास ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे तो एक मैग्नीशियम है 24, एक ऑक्सीजन है 16, अगर ऐड करें तो 24 36 10 40, यानी कि हो जाएगा 40 ग्राम। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर हमें तो क्लास 9 में बताया गया था कि दुनिया के सारे केमिकल इक्वेशन जो है, सारे केमिकल रिएक्शन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। क्लास 9 के अकॉर्डिंग हमको ये बताया गया था कि दुनिया के सारे रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। पर सर आपका ये जो Mg प्लस O2 है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को तो फॉलो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मेरा मास ऑफ रिएक्टेंट है वो मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर नहीं है। मतलब क्या कि सर जो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन हम लोग को पढ़ाए थे वो कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, पर याद रखना बच्चा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गलत नहीं है, आप जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको बोला जाएगा कि आपने जो यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस किया नहीं है। तो बात आई कि सर बैलेंस करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप जैसे रिएक्शन को बैलेंस करोगे आपको पता चल जाएगा कि आपका रिएक्शन हमेशा की तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है।
अगर बैलेंस नहीं है तो वो रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगा, जो पूरी तरह से गलत होगा। तो इसका मतलब क्या कि सबसे पहले हमको बैलेंस किसी भी केमिकल इक्वेशन को करने के लिए सीखना होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आया होगा कि क्यों आपको किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी होता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं कि आप इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे कीजिएगा। ठीक, इसको मिटा देते हैं, ध्यान रखना। इसके बाद फिर हम साबित कर देंगे कि इक्वेशन कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। देखो, चूंकि आपका अभी ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट एग्जांपल है, तो फर्स्ट एग्जांपल है, तो इस फर्स्ट एग्जांपल पे हम एक काम कर रहे हैं। इस फर्स्ट एग्जांपल पे हम तो आपको बारी बारी से बैलेंस करने सिखा रहे हैं। हम क्या करते हैं कि जो भी आपके पास दिया हुआ है कॉलम 3 बना रहे हैं। फर्स्ट कॉलम में ले लेते हैं एलिमेंट, सेकंड कॉलम में ले लेते हैं रिएक्टेंट और थर्ड कॉलम में ले लेते हैं प्रोडक्ट। मतलब कौन कौन सा एलिमेंट है का, उसमें क्या रिएक्टेंट है, उसमें क्या प्रोडक्ट है, उसका नंबर कितना है। मेरे पास दो एलिमेंट है, एक है मैग्नीशियम, दूसरा है ऑक्सीजन। हम अगर रिएक्टेंट साइड जो कि लेफ्ट में होता है और प्रोडक्ट साइड जो कि राइट में होता है, रिएक्टेंट साइड अगर हम मैग्नीशियम देखें तो केवल और केवल एक मैग्नीशियम है। प्रोडक्ट साइड अगर हम मैग्नीशियम को देखें तो ये भी केवल और केवल एक मैग्नीशियम है। अगर हम ऑक्सीजन को देखते हैं तो रिएक्टेंट साइड मेरे पास दो ऑक्सीजन है, जबकि प्रोडक्ट साइड हम देखें तो ये ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर हम इसका समरी देखें तो सर मेरा मैग्नीशियम जो है बैलेंस है, जबकि जो मेरा ऑक्सीजन है सर वो बैलेंस नहीं है। इसका मतलब क्या कि हमको सबसे पहले इस ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंसिंग का दूसरा रूल याद रखना, आप कभी भी किसी भी नंबर को ऐड करते हो, मतलब किसी भी नंबर को लिखते हो, तो वो आपको रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के लेफ्ट साइड वाइज लिखना रहता है। आप उसको कभी भी नीचे नहीं लिख सकते। ठीक है, चलो इसको हम करके बताते हैं। जैसे मेरे पास ये पता चल गया कि सर मैग्नीशियम तो बैलेंस है, हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे, तो इक्वेशन था Mg + O2 gives MgO। यहाँ पर देखो, इसको समझाते हैं कैसे बैलेंस करोगे। आप यहाँ देखो कि सर मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम 1, यहाँ सर ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि हम 2 को यहाँ लगा दें और दूसरा ऑप्शन है कि हम 2 को यहाँ पे लिख दें। दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको नीचे कर देते हैं और इसको ऊपर कर देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, अब देखो दोनों में से तो कोई एक ही सही हो सकता, या तो ये सही होगा या फिर ये सही होगा। अब हम चेक करते हैं कि सर दोनों में से सही कौन सा है। मैंने आपसे क्या बोला था कि आप कभी भी नीचे में ऑक्सीजन नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना, इसका भी आपको रीजन बता देंगे। आप जब भी लिखोगे तो आपको हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखना पड़ेगा। तो अगर आपको लेफ्ट साइड पे लिखना पड़ेगा तो इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, और लिखने का ये वाला तरीका आपका सही है। अब इसको कैसे सही है उसको भी समझो। देखो, आप यहाँ पर क्या किए, सर यहाँ पर 2 ऑक्सीजन था, आप यहाँ पर 2 कर दिए। आप तो खुश हो गए होंगे कि मेरा जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गया। जब भी आप किसी इक्वेशन को बैलेंस करते हो तो बैलेंस करने के बाद लास्टली एक बार मिला करके देख लेते हो। अब हम फिर से एक बार देखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड किसका कितना अमाउंट है। रिएक्टेंट साइड सर मैग्नीशियम 1। अब यहाँ पर देखो, ये जो 2 आपने लिखा, ये 2 कहने का मतलब, ये 2 कहने का मतलब ये मैग्नीशियम के साथ भी 2 है और ये ऑक्सीजन के साथ भी आपका 2 है। ये जो आगे 2 होता है वो दोनों के साथ आ जाता है। जैसे अगर मान करके चलो मेरे पास कोई केमिकल इक्वेशन है x + y। ठीक है, ये कोई केमिकल इक्वेशन है। अगर आप इसके आगे 2 लिख देते हो तो इसका मतलब क्या चाहिए कि सर ये 2 जो है ये x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये जो 2 है वो y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो चूंकि आपने आगे यहाँ पर 2 लिखा तो इसके साथ जो जो एलिमेंट मौजूद है वो सारे एलिमेंट से ये मल्टीप्लाई हो सकता है, और सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे मैग्नीशियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। ठीक है, अब चलिए इसको बैलेंस करते हैं। हम यहाँ पर देखें सर रिएक्टेंट में 1 मैग्नीशियम, प्रोडक्ट में सर हो गया मेरे पास, ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट, ये हो गया मेरा एलिमेंट। तो अगर हम सर यहाँ पे मैग्नीशियम देखें तो रिएक्टेंट साइड 1 और प्रोडक्ट साइड 2। ऑक्सीजन हम देखें तो ये हो गया सर ऑक्सीजन 2 और ये ऑक्सीजन 2। अब ये देखो बहुत अलग चीज हो गया। क्या अलग चीज हो गया, मेरे पास फर्स्ट केस में क्या था कि सर मैग्नीशियम मेरा बैलेंस था। फर्स्ट केस में हम देखते थे तो मेरा जो मैग्नीशियम था वो फर्स्ट केस में मेरा मैग्नीशियम बैलेंस था, जबकि ऑक्सीजन बैलेंस नहीं था। जबकि जब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए गए
तो देखो मेरा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, पर मेरा मैग्नीशियम जो है, वो मैग्नीशियम जो मेरा बैलेंस नहीं हुआ, वो अनबैलेंस हो गया। मतलब सर दूसरा का घर का आग बुझाने के लिए गए और खुद के घर में आग लगा के आ गए। सेम वही हुआ, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए गए, ऑक्सीजन को बैलेंस तो कर दिए, मैग्नीशियम को अनबैलेंस करके आ गए। ये हो गया मेरा गलत चीज। एक काम करो, आग लगा है तो आपको बुझा दो। मतलब क्या, मैग्नीशियम जो अनबैलेंस हो गया, अब उस मैग्नीशियम को बैलेंस कर दो। तो बैलेंस कैसे करेंगे सर? यहाँ पर सर 2 को मैग्नीशियम रिएक्टेंट के साइड हमको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट साइड मेरे पास 2 मैग्नीशियम मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, ये रिएक्टेंट के साइड भी 2 लिख देते हैं और फाइनली एक बार हम मिला करके देख लेते हैं कि मेरा ये सही है कि नहीं है। रिएक्टेंट साइड 2 मैग्नीशियम, प्रोडक्ट साइड 2 मैग्नीशियम, रिएक्टेंट साइड 2 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट साइड 2 ऑक्सीजन। मतलब क्या हुआ सर कि अब ये जो मेरा इक्वेशन है, अब ये पूरी तरह से बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। पूरी तरह से रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो चुका है। ठीक है, यहाँ सबको पता चला मेरा रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये बैलेंसिंग समझ में आया होगा। अब यहाँ पर अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को चेक करते हैं कि क्या सर अब ये जो मेरा जो रिएक्शन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है कि नहीं करता, तो आओ चेक कर लेते हैं। फिर से वही सर, हमको मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट हमको निकाल करके चेक करना होगा। तो अगर हम मास ऑफ रिएक्टेंट अब देखते हैं इस वाले इक्वेशन का, 2mg plus O2 gives 2mgO। इस वाले इक्वेशन को अगर हम चेक करते हैं कि क्या भी ये सर मास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कर रहा है, तो सर मास ऑफ अगर हम यहाँ पर रिएक्टेंट निकालें तो आपकी बात देखो 2 मैग्नीशियम, एक का 12 होता है तो 2 का 24 यानी 24, एक का 16 होता है तो 2 है तो सर 32 यानी कि 32, ये हो गया 4 2 6 3 2 5 यानी कि 56 ग्राम। अगर हम मास ऑफ प्रोडक्ट निकालें तो मास ऑफ प्रोडक्ट अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा सर 2 इंटू मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का मास, मैग्नीशियम का 12, ऑक्सीजन का 16, 16 और 12 28 यानी कि 2 इंटू 28, ये हो गया सर 56 ग्राम। मतलब सर मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अब आप यहाँ पर देखो कि आपने जैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया, आपका मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट आपस में हो गया बराबर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ऑब्जर्व करने के लिए हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी होता है। ठीक है, तो अगर हमको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन लिखना पड़े कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या होगा बताइए, तो अब उसे आसानी से हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, अगर इक्वेशन को बैलेंस करने का अगर बोला जाए डेफिनेशन क्या होगा, तो इसको हो जाएगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसको भी मिटा देते हैं ताकि अच्छे से लिखे। व्हाट इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या होगा? A balanced chemical equation is an equation. A balanced chemical equation is an equation which has equal number of atoms, which has equal number of atoms of each element on both reactant and प्रोडक्ट साइड। मतलब क्या, कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन वैसा इक्वेशन होता है जिसमें नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट का नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट के बराबर होता है। मतलब कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में एटम्स का नंबर ऑफ रिएक्टेंट का नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ एटम्स हमेशा बराबर होता है। याद रखना, एटम बराबर कर रहे हैं, एटम को इधर से उधर नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले मैग्नीशियम था लास्ट में मैग्नीशियम को गायब कर दिए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, और मैंने यहाँ पर बोला था क्या, जैसे एग्जांपल में अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO, ये हो गया मेरा केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब अगर
यहाँ पर बोला जाए कि आपने सर ये 2 है वो बगल में लिखा, आपने इस तरह से MgO2 क्यों नहीं लिखा? अगर इस तरह से लिखते तो मेरे लिए फायदा क्या हो जाता कि जो मेरा मैग्नीशियम है वो यहाँ पर जो अनबैलेंस हो गया था, अब वो अनबैलेंस होने का चक्कर नहीं होता। तो आखिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तो हमेशा याद रखना कि जो आप यहाँ नीचे के साइड में जो आप लिखते हो, नीचे के साइड में जो लिखते हो, ये आपको इस बगल वाले एटम का वैलेंसी को बताता है। ध्यान देना जो बात बोल रहे हैं आप, जो यहाँ पर ये जो 2 लिख रहे हो, ये 2 आपका इस मैग्नीशियम का वैलेंसी को बता रहा होता है, और नीचे यहाँ पर जो इसके कुछ नहीं तो 1 है, ये बगल वाले का वैलेंसी को बता रहा होता है। चलिए एक एग्जांपल से बात करते हैं। जैसे हमको कैल्शियम क्लोराइड का अगर हमको फॉर्मूला लिखने के लिए कहा जाए, तो क्लास 9 में आपको फॉर्मूला बनाने के लिए बताया गया था। अगर नहीं पता तो आप पहले क्लास 9 का वीडियो को देखो कि कैसे किसी भी इक्वेशन, किसी भी सब्सटेंस का फॉर्मूला को लिखा जाता। देखो कैल्शियम का सिंबल Ca, क्लोराइड का Cl, कैल्शियम का वैलेंसी 2, क्लोराइड का 1, क्रॉस करो तो क्रॉस करने से क्या हुआ सर? CaCl2। मतलब क्या, ये जो 2 है ये हमको कैल्शियम का वैलेंसी को बता रहा होता है। ये जो मेरा 2 है वो कैल्शियम का वैलेंसी को बता रहा होता है, जबकि यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये मेरा क्लोरीन का वैलेंसी को बता रहा होता है। अगर आपने यहाँ पर 2 के जगह पर बैलेंस करने के लिए 3 या 4 लिख दिया, तो इसका मतलब है कि आप सीधा कैल्शियम का वैलेंसी को छेड़छाड़ कर रहे हो, कैल्शियम का वैलेंसी को चेंज कर रहे हो। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में अगर हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना रहता, तो अगर हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना रहता तो हम किस तरह से लिखते? Mg+O2। देखो मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का O, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का 2, काट दो 1, क्रॉस करो, फॉर्मूला क्या बना? MgO। अगर आप यहाँ पर कट करने के लिए जाते मतलब क्या? अगर आप MgO के जगह आप बैलेंस करने में MgO2 कर देते तो आपको गलती क्या होता कि आप ये जो मैग्नीशियम का वैलेंसी है वो 2 के जगह आप 4 कर दिए। मैग्नीशियम का ओरिजिनल वैलेंसी होता है 2, आप 2 के जगह 4 कर दिए, जो पूरी तरह से गलत होता है। मतलब किसी भी एटम का वैलेंसी नीचे रखा जाता है। जो केमिस्ट्री का रूल बुक बनाया गया, रूल के अकॉर्डिंग आप नीचे में उसका वैलेंसी को बताते हो, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट को बताते हो और उससे फॉर्मूला ड्राइव करते हो। आप यहाँ पर कभी भी नीचे में किसी को छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर आपने वहां पर छेड़छाड़ किया तो आप उसका पूरा का पूरा फॉर्मूला के साथ छेड़छाड़ करना स्टार्ट कर दिए, उसका पूरा का पूरा वैलेंसी के साथ, उसका पूरा का पूरा दुनिया के साथ आप छेड़छाड़ करना स्टार्ट कर दिए। इसलिए कभी भी आप यहाँ पर नहीं लिख सकते। तो इसलिए IUPAC ने हमें सुविधा दिया कि आप अगर नीचे नहीं लिख सकते तो आप बगल में लिखने का आदत डालो, और बगल में लिखोगे तो वो आपका सही माना जाएगा। बस वो बगल वाला हर एक एलिमेंट से गुना हो जाएगा। अब मैं आपको बहुत सारा बैलेंसिंग करने के लिए 5-6 करवाता हूँ। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन, किस किस टाइप का क्वेश्चन अब बनने लगा, पहले किस टाइप का क्वेश्चन बनता था, अब किस टाइप का क्वेश्चन बनता, अब उसको करके बताता हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से बैलेंसिंग को समझ जाए। ठीक है, चलो ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, जहां पर आपको क्या किया जाएगा, आपको अलग अलग इक्वेशन को दिया रहेगा और आपसे बोला जाएगा आप इस इक्वेशन को बैलेंस करके बताओ। ठीक है, हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जिनको अगर दिक्कत होता तो वो टेबल बना करके कर लेना, जैसे फर्स्ट वाले एग्जांपल में बताया। जिनको कोई दिक्कत नहीं होता वो फटाफट आराम से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड गिन गिन करके बना सकते हो। आते हैं फर्स्ट वाले पे। जैसे मेरा फर्स्ट वाला था तो फर्स्ट वाला में क्या है, Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2। इसको देखते हैं। देखो रिएक्टेंट साइड जिंक 1, जिंक 1, हाइड्रोजन अगर देखते हैं रिएक्टेंट के साइड तो सर यहाँ पर 2, यहाँ पर भी सर हाइड्रोजन 2, SO4 देखते हैं तो सर सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। मतलब क्या सर, ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। तो जो पहले से बैलेंस है उसको बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड में क्या है सर, मैग्नीशियम 1, रिएक्टेंट साइड मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन देखते हैं तो हाइड्रोजन 1, यहाँ पर सर हाइड्रोजन 2। तो हाइड्रोजन सर बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन का 2 हमको लिखना, याद रखना नीचे नहीं लिखेंगे बगल में लिखेंगे। अब हाइड्रोजन 2 हो गया। क्लोरीन आप देखते हैं तो सर जैसे हमने यहाँ पर 2 लिखा, अब ये 2 हाइड्रोजन के साथ तो मल्टीप्लाई हुआ, क्लोरीन के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर क्लोरीन के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो जाएगा सर क्लोरीन भी 2 और मेरा यहाँ पर भी क्लोरीन 2। मतलब क्या, ये हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जो 2 हमने लिखा
तो उससे हाइड्रोजन तो बैलेंस हुआ ही हुआ, साथ ही साथ हमारा क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। ठीक है, थर्ड पे आते हैं, थर्ड वाला पे देखते हैं। तो सर यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हाइड्रोजन कितना, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के साथ 2 लिखा हुआ है। तो अगर दोनों के साथ 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि सर ये हाइड्रोजन के साथ भी 2 है और ऑक्सीजन के साथ भी 2 है। यहाँ पर कैल्शियम के साथ नहीं होगा। क्यों कैल्शियम के साथ नहीं होगा? क्योंकि कैल्शियम ब्रैकेट में नहीं है। आगे लिखते तो सबके साथ हो जाता है। ठीक है, तो देखो अब हम यहाँ देखते हैं तो सर हाइड्रोजन 2 और 1 3। यहाँ पर सर हाइड्रोजन अगर हम देखें तो 2, मतलब कि सर यहाँ पर कहीं ना कहीं हमको हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से जाने क्या कि आपका हाइड्रोजन यहाँ पर बैलेंस होगा। तो चलो हाइड्रोजन बैलेंस करना, अगर हम हाइड्रोजन यहाँ देखें तो सर रिएक्टेंट के साइड हाइड्रोजन 3 है, और अगर प्रोडक्ट के साइड देखें तो हाइड्रोजन जो है प्रोडक्ट के साइड कितना है, तो हाइड्रोजन प्रोडक्ट के साइड हो गया 2। ठीक है, उसके बाद हम अगर नाइट्रोजन को चेक करें तो नाइट्रोजन जो है रिएक्टेंट के साइड जो है वो 1 है। ठीक, बगल में लिखते हैं ज्यादा अच्छा लगेगा, यहाँ पर लिख देते हैं। हाइड्रोजन जो है सर, हाइड्रोजन जो है रिएक्टेंट के साइड 3 है और प्रोडक्ट के साइड 2 है। नाइट्रोजन अगर हम देखें तो नाइट्रोजन जो है मेरा रिएक्टेंट के साइड 1 है। ठीक है, रिएक्टेंट के साइड नाइट्रोजन 1 है, जबकि प्रोडक्ट के साइड अगर चेक करें तो ये हो गया मेरा 2। अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन मेरा रिएक्टेंट के साइड कितना हो गया, ये हो गया 3 और 2 5, ये हो गया 5 यानी कि 5। और अगर हम प्रोडक्ट के साइड में देखें तो सर 3 2 जा 6 और 1 7। ठीक, उसके बाद अगर हम कैल्शियम देखें तो मेरा जो कैल्शियम है वो रिएक्टेंट के साइड भी 1, और अगर हम प्रोडक्ट के साइड में देखें तो वो भी हो गया 1। मतलब क्या कि सर केवल कैल्शियम बैलेंस है, बाकी और कोई बैलेंस नहीं है। तो कैल्शियम छोड़ करके हमें सबको बैलेंस करना पड़ेगा। तो चलो जो बोला करने वो आराम से कर देते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कितना था सर, रिएक्टेंट साइड 3 था और वहां प्रोडक्ट साइड 2 था। तो 3 और 2 है, तो एक काम करो, दोनों को हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग दोनों को जो है इवन में लाने का कोशिश करते हैं। तो अगर हम दोनों को इवन में लाने का कोशिश करते हैं तो हम उसके लिए क्या करें, हम उसके लिए ये चीज कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसके आगे हम 3 और 2 के लिए आगे 4 एक इवन नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे 2 करके 4 बना देते हैं। तो 4 करने के लिए सर यहाँ 2 कर दिए। अब हाइड्रोजन कितना आ गया सर, 2 और 2 4, यानी 2 और 2 4। अब 4 हो गया तो इधर भी हमको 4 बनाना है, तो इधर भी हम पुट कर दिए 2, ये हो गया सर 4। नाइट्रोजन का बात करते हैं सर, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन सर यहाँ पर 2 यानी कि 2, इधर नाइट्रोजन देखे तो इधर भी 2, मतलब सर हाइड्रोजन भी हम बैलेंस कर दिए और मेरा नाइट्रोजन भी बैलेंस ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन बैलेंस करने से हो गया। इसके बाद हमको देखना है ऑक्सीजन, तो यहाँ हो जाएगा सर 3 दूना 6 2 8। अब ऑक्सीजन हो गया कितना 8, और इधर भी देखो ऑक्सीजन 3 दूना 6 2 8, इधर भी हो गया 8। मतलब सर अब की बार मेरा केवल हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के साथ हम लोग का जो है वो नाइट्रोजन भी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हो गया सर NaOH प्लस H2SO4 gives Na2SO4 प्लस H2। यहाँ देखो सर सोडियम है, वहां सोडियम 2, तो एक काम करते हैं सोडियम के आगे 2 पुट कर दिए। ठीक है, सोडियम के आगे 2 पुट कर दिए। इसके बाद चेक करते हैं सर कि अगला मेरा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन देखो 4, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया सर, तो ऑक्सीजन यहाँ पर शुरू में 2 और इधर 4, इधर ऑक्सीजन हो गया सर 6। इधर अगर हम चेक करें तो सर यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 1 5 है। इसको 6 करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, आगे 2 पुट कर देते हैं, ताकि 4 और 2 हो गया हमारा 6। तो दोनों जगह ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, सोडियम बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस। अगर हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा तो आसान हो जाएगा। हाइड्रोजन चेक करें तो देखो हाइड्रोजन यहाँ पर 2, यहाँ पर भी सर हाइड्रोजन 2 और 2 4। इधर हाइड्रोजन चेक करें तो सर यहाँ पर सीधा 2 × 2 यानी कि 4। याद रखना ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो यानी कि क्या हुआ सर, हाइड्रोजन भी मेरा यहाँ पर बैलेंस हो गया। अगर हम सल्फर को देखें तो सल्फर यहाँ रिएक्टेंट साइड भी 1 है, रिएक्टेंट के साइड में सर उधर सल्फर 1 है। तो इस तरह से हमारा ये वाला भी इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन क्या है सर, आयरन 1 इधर आयरन 2। यहाँ देखो आयरन 1 है, इधर आयरन कितना है तो 2 है। तो इसका मतलब क्या करें सर, आगे 2 कर दें, आगे 2 कर दिया तो हाइड्रोजन हो गया, सॉरी आयरन हो गया मेरा बैलेंस। अब आते हैं सर ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करने के, तो क्यों, क्योंकि सर हाइड्रोजन 2 इधर हाइड्रोजन 2 आपस में दोनों बराबर है। ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं सर, ऑक्सीजन इधर कितना है 3, इधर भी ऑक्सीजन को कर देते हैं 3।
तो देखो मेरा ऑक्सीजन बैलेंस। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन अगर देखें तो सर 3 इंटू 2 बराबर 6 हो जाएगा। इधर हाइड्रोजन के आगे 3 पुट करते हैं तो ये भी सर 3 इंटू 2 बराबर 6 हो जाएगा। तो इस तरह से देखो आपका सारा का सारा एटम जो है बैलेंस हो गया। अब गौर करो हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पर रिएक्टेंट साइड एटम को काउंट कर रहे थे, प्रोडक्ट साइड एटम को काउंट कर रहे थे। अगर बैलेंस होना रहा तो सर एक बार में बैलेंस हो जाएगा, और अगर बैलेंस नहीं होना रहा तो फिर बाबू बैलेंस करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगेगा। तो ये जो मेथड है, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब जो बैलेंसिंग का जो ये वाला मेथड हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उस मेथड को बोला जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब क्या, आप 1 2 3 4 आराम से अपने अकॉर्डिंग पुट करो, और अपने अकॉर्डिंग पुट करने के बाद चेक करो वो इक्वेशन बैलेंस होता है कि नहीं होता। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है बैलेंस हो जाएगा, और अगर वो बैलेंस नहीं होता है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगा। अगर आपको ये 5 एग्जाम्पल समझ में आ गया तो बढ़िया बात, नहीं आया तो फिर से वीडियो को बैक करके दोबारा से इस चीज़ को देखो, ताकि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हुआ जो एग्जाम में पूछा जाता है। अब आते हैं सेकेंड टाइप का क्वेश्चन में, ठीक है। याद रखना, हिट एंड ट्रायल से बैलेंस करके अपने आप को शेर मत समझने लगना। क्यों शेर मत समझने लगना? क्योंकि आपका ये बैलेंसिंग का अच्छा मेथड नहीं है। जब आप क्लास 11 पे आओगे तो आपको रेडॉक्स केमिस्ट्री पढ़ना होगा। आप वहां पर जब आप बैलेंस करने के लिए जाओगे तो वहां पर आपको 2 मेथड सिखाया जाएगा। वो जो 2 मेथड होगा वो ओरिजिनल मेथड होता है, उससे आप दुनिया का सारे इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। तो आप केवल 10th के क्लास के अकॉर्डिंग आप अपने आप को तेज मत समझने लगना कि अब मुझसे बढ़िया बैलेंसिंग और किसी को नहीं आता। आज तक केमिस्ट्री का 100% कोई नहीं सीख सका है। जिस दिन से आपको ये लगने लग जाए कि आप केमिस्ट्री का 100% सीख गए हो, उस दिन से वहीं पर रुक जाओ और रुक करके सोचो वास्तव से, अपने दिल से, शांत दिमाग से पूछो अपने दिल से कि क्या तुमको केमिस्ट्री आता है। आपका दिल चीख चीख करके बोलेगा नहीं, हमको केमिस्ट्री अभी नहीं आता है। इसलिए इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। अब आते हैं अगले चीज पे। अगला टाइप का क्वेश्चन को देखते हैं, जहां पर आपको जो है वो वर्ड इक्वेशन के रूप में दिया हुआ रहेगा और उसको आपको सिंबल इक्वेशन में कन्वर्ट करके बैलेंस करना होगा। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दे रहे, उस हिसाब से बैलेंस करना। ये हो गया हमारे पास सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो आपसे नॉर्मली पूछा जाता है, ठीक है। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या चाहिए था, आपको वर्ड इक्वेशन के जगह सिंबल इक्वेशन दिया हुआ था और आप उस सिंबल इक्वेशन को आप आराम से बैलेंस कर लेते थे। अब की बात क्या है कि आपके पास वर्ड इक्वेशन दिया हुआ है और वर्ड इक्वेशन को हम सिंबल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और सिंबल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम बैलेंसिंग करेंगे। जिन्हें ये नहीं पता चल रहा है कि सर ये वर्ड इक्वेशन और सिंबल इक्वेशन क्या कह रहे हैं आप, वो इसके जस्ट पहला वाला वीडियो प्लेलिस्ट में जा करके देखो, तब आपको वर्ड इक्वेशन क्या होता है, सिंबल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, उसका पूरा हिस्ट्री के साथ समझाया, वो इसको बहुत अच्छे से समझ फिर जाएंगे, ठीक है। चलो पहला वाला क्वेश्चन पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं सर, पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिनको नहीं पता देख लो। पोटेशियम का सिंबल होता है के और ब्रोमाइड का होता है सर Br। पोटेशियम का वैलेंसी 1, ब्रोमीन का 1, क्रॉस करो फॉर्मूला क्या बन जाएगा KBr। तो ये जो KBr बना वो KBr को हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। फिर है बेरियम आयोडाइड, तो बेरियम का फॉर्मूला होता है सर Ba, आयोडाइड का होता है सर I। बेरियम का वैलेंसी हो गया 2, आयोडीन का हो गया 1, क्रॉस करो फॉर्मूला बन गया BaI2। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हम इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं BaI2। उसी हिसाब से आप वैलेंसी क्रॉस करके पोटेशियम आयोडाइड का निकालोगे तो वो हो जाएगा KI, और यहाँ पर बेरियम ब्रोमाइड का हो जाएगा BaBr2। मतलब क्या, ये आपका कोई केमिकल इक्वेशन है जिसको आपको बैलेंस करना है, ठीक है। तो सेम वही काम, रिएक्टेंट के साइड काउंट करते हैं नंबर ऑफ मोल और प्रोडक्ट के साइड नंबर ऑफ मोल को काउंट करते हैं। पोटेशियम 1, पोटेशियम 1, ब्रोमीन सा रिएक्टेंट साइड भी 1, ब्रोमीन सा रिएक्टेंट साइड 2। तो एक काम करते हैं, आगे पुट कर देते हैं 2, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या, अब यहाँ पर देखते हैं सर ब्रोमीन को बैलेंस किए, तो ब्रोमीन को बैलेंस करने के चक्कर में सर मेरा जो पोटेशियम है वो अनबैलेंस हो गया। तो एक काम करो, प्रोडक्ट साइड भी पोटेशियम को कर दो 2, ठीक है। अब आते इधर बेरियम है सर, रिएक्टेंट साइड बेरियम कितना है 1, प्रोडक्ट साइड भी सर बेरियम कितना 1। रिएक्टेंट साइड आयोडीन कितना है 2, प्रोडक्ट साइड भी आयोडीन कितना हो गया सर 2, क्योंकि ये 2 इस आयोडीन का नीचे 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पर देखो सेकंड क्वेश्चन में जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, इसमें भी बात करते हैं।
जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है ZnCO3। जब आप इसको हीट किए तो आपको बना जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसको आप बैलेंस करते हैं तो जिंक 1 सर जिंक 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन सर 3, 2 और 1, ये हो गया मिलकर के मेरे पास 3। तो मतलब क्या, ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस था। ठीक, आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाला को भी बैलेंस करते हैं। ये थर्ड वाला बैलेंस क्या कैसे होगा, ये होगा सर हाइड्रोजन का यानी कि H2, क्लोरीन को देखें तो सर Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड को देखें तो ये हो गया सर HCl। अब इसको बैलेंस करते हैं तो अगर इसको बैलेंस करोगे तो सर हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन 2, तो इधर एक काम करो हाइड्रोजन को प्रोडक्ट साइड भी 2 कर दो। क्लोरीन सर हो गया 2, ये क्लोर 2 हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई है, क्लोरीन के साथ भी मल्टीप्लाई है, दोनों मिलकर के हो गया 2। तो इस तरह से मेरा पूरा का पूरा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। ये हो गया मेरा सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है। अब आते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन पे। ये हो गया हमारा लास्ट टाइप का क्वेश्चन जो आजकल लेटेस्ट पूछा जाने लगा। पॉलिटेक्निक वगैरह के एग्जाम में ये बहुत पहले से ही पूछा जाता था। अब आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन तैयार रखना है ताकि आप ये चीज हमेशा याद रखो कि आपको केवल बोर्ड एग्जाम में टॉप नहीं करना, आपको हर एक एग्जाम में टॉप करना है। हर एक एग्जाम में टॉप करने के लिए जिस टाइप का नया क्वेश्चन बनता है उसको भी बताते रहे। और इसके बाद आज का क्लास कंप्लीट हो जाएगा। हम पूरा का पूरा इसका क्वेश्चन का एक बुकलेट है, इसका मैं पूरा का पूरा PDF बना करके आपका जो है टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे ऐड किया हुआ रहेगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। जिनसे क्वेश्चन नहीं बनेगा वो नेक्स्ट डे मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो ताकि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं फटाफट। कैसे है फर्स्ट वाला क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट ऑफ वेरियस केमिकल स्पीसीज इन द फ्लोइंग केमिकल इक्वेशन इज। मतलब कोई केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है NH3 + O2 gives NO + H2। इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहला बात की ये जो आपका खाली जगह है, देखो यहाँ पर खाली जगह खाली जगह खाली जगह खाली जगह, मतलब ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है, इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भराएगा। सबसे पहली बात कि आपको उस चीज को बताना है कि ये जो खाली जगह, इस खाली जगह पे हम लोग क्या भरेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि हमको बैलेंस करके देखना होगा। तो अगर हम बैलेंस करने के लिए जाते हैं तो सर यहाँ पे नाइट्रोजन 1, यहाँ पे सर नाइट्रोजन 1, मतलब सर नाइट्रोजन तो बैलेंस है। हाइड्रोजन देखे तो सर रिएक्टिंग साइड 3 है और यहाँ सर प्रोडक्ट के साइड 2 है। तो क्या बोले थे कि पहले इसको एक 3 एक 2 ऑड में दिया हुआ है, तो ऑड में दिया हुआ है तो इसको इवन कर लो। एक काम करो यहाँ पर 2 पुट कर देते हैं, जैसे यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो सर हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 पुट कर देते हैं तो सर हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, मतलब बैलेंस हो गया। पर 2 पुट करने से दिक्कत क्या चीज हुआ कि सर जो नाइट्रोजन वो नाइट्रोजन, अब मेरे लिए दिक्कत वाला बात हो गया कि सर नाइट्रोजन यहाँ 2 हो गया, तो नाइट्रोजन 2 हो गया तो सर यहाँ पे भी नाइट्रोजन को 2 कर लेते हैं। लास्ट आता है सर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर 2 और इधर 3, तो सर यहाँ पे हो गया 5/2। अब देखो 5/2 तो आप नहीं लिखोगे, क्यों, क्योंकि आपका फ्रैक्शन में होता नहीं है। तो क्या अगर 5/2 करोगे तो 2 से 2 कट के बैलेंस हो जाएगा, पर फ्रैक्शन में नहीं होता। फ्रैक्शन में अगर आपका दिया हुआ रहता यहाँ पर बैलेंसिंग तो हम फ्रैक्शन में कर सकते थे, पर चूंकि फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ है तो फ्रैक्शन में बैलेंस हम लोग करेंगे नहीं, फ्रैक्शन वैसे होता भी नहीं है। 2.5 मॉलिक्यूल, 2.5 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का कभी नहीं हो सकता है, 2.5 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का भी नहीं हो सकता। तो जब भी बैलेंस करने में तो ये आसान हो गया, पर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपका जो यहाँ पे जो आपका ये जो नीचे वाला पार्ट होता है जिसको आप लोग डिनोमिनेटर कहते हैं, तो डिनोमिनेटर में जो भी टर्म होता है उससे आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना, आपको पता चल जाएगा। तो सर चूंकि यहाँ पर मेरा यहाँ नीचे में कितना है, तो सर यहाँ पर मेरा नीचे में है 2, तो हम क्या करते हैं सर यहाँ पर 2 को ले लेते हैं और 2 को हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 को ये हो जाएगा 2, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सर 3 2 जा 6। अब सबको ऐड कर दो, क्योंकि आपको सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट बोला था, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सबका सम, तो एक हो गया 4 5 4 6, 6 6 10 5 15 4 19, तो मेरा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा सर 19 19, यानी कि 19 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, इन द KMnO4 XKMnO4 + YHCl gives KCl + H2O + MnCl2 + ZCl2। इसको सर बैलेंस करना, और इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग चेक करते हैं कि सर कहाँ पर क्या होगा।
ठीक है, ये सबसे बड़ा इक्वेशन है, सबसे बड़ा इक्वेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर डायरेक्ट बैलेंस होता है तो ठीक है, और अगर डायरेक्ट बैलेंस नहीं होता है तो आप टेबुलर फॉर्म में बना सकते हो। तो सबसे पहली बात कि सर हम लोग पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए जाते हैं, और पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए जाते हैं तो सर यहाँ पर अगर 1 लेते हैं, चूंकि मेरा रिएक्टेंट के साइड 1 है तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं 1 ले लेते हैं। तो अगर 1 ले लेते हैं तो सर मेरा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड 1 हो जाएगा। फिर आते हैं सर मैग्नीज के लिए, तो सर मैग्नीज भी यहाँ पर मेरा 1 है, और इधर भी हम देखते हैं तो सर मैग्नीज इधर भी 1 है। तो चलो ठीक है, अभी तक ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन 4 हो गया यहाँ पर ऑक्सीजन केवल 1 बोला। तो अगर यहाँ पर ऑक्सीजन 1 बोला तो इसका मतलब क्या चाहिए कि हमको इसको आपको 1 ही रखना पड़ेगा। इसके जगह हमको यहाँ पर उसको हम चेंज नहीं कर सकते, हमको चेंज यहाँ पर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हमको चेंज करना है तो चेंज करना आसान है, बस सिंपली हम लोग क्या करेंगे, तो अगर हम यहाँ पर इसको 1 लेकर के बना रहे थे तो 1 लेकर के बना रहे थे तो मेरे से आंसर नहीं आ रहा था। तो एक काम करते हैं सर, ये जो बी वाला ऑप्शन है वो बी वाला ऑप्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा हमारा गलत। क्यों? क्योंकि 1 लेकर के बनाने से ये बैलेंस नहीं होता। अब एक काम करते हैं कि सर 1 के जगह हम लोग 2 लेकर के देखते हैं, क्योंकि हर जगह ऑप्शन में ए सी डी हर जगह देखो आपको 2 दिया हुआ है। तो x का वैल्यू अगर हम 2 पुट करके देख लेते हैं, तो अगर हम x का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो क्या होगा सर, पोटेशियम 2 हो जाएगा, मैग्नीज 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 4 2 जा 8 हो गया। अब अगर ऑक्सीजन 4 2 जा 8 हो गया तो चलो बैलेंस करते हैं। सर पोटेशियम 2, मैग्नीज आपका 2, तो मैग्नीज इधर 2 हुआ तो सर इधर भी हमको मैग्नीज के पास 2 लिखना होगा। ऑक्सीजन अगर हम चेक करें तो कितना आएगा सर, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया सर 8। उसके बाद अगर हम हाइड्रोजन को चेक करने के लिए जाए तो हाइड्रोजन मेरा कितना हो जाएगा सर, 8 2 जा 16, तो इसका मतलब क्या है कि सर यहाँ पर भी हाइड्रोजन मेरा 16 हो जाएगा। क्लोरीन अगर हम चेक करें तो क्लोरीन कितना हो गया सर, 16। यहाँ पर अगर हम चेक करें तो क्लोरीन यहाँ पर अगर हमको 16 करना है तो 16 करना है तो फिर चेक करते हैं कि अभी मेरे पास कितना क्लोरीन है, तो 2 2 जा 4, 4 इधर है, 5 6 7। अच्छा गौर करो कि कौन सा ऑप्शन पे आपका ये मैच कर रहा है। आप देखो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 16, ये फर्स्ट पे हो रहा है। तो चलो एक काम करते हैं, हम z का वैल्यू 5 भी पुट करके देख लेते हैं। तो अगर 5 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन चेक करो कि क्या बैलेंस हो रहा है। तो यहाँ पर है सर रिएक्टेंट के साइड क्लोरीन हो गया 16, प्रोडक्ट के साइड देखे तो सर 5 2 जा 10 और 4 आपका 40, यहाँ पर पुट कर दे 2, पोटेशियम ऑटोमेटिक हो जाएगा सर यहाँ पर बैलेंस 2। इसका मतलब क्या हुआ कि सर ऑप्शन नंबर ए। तो अगर मान लो कि कभी आपके पास अगर x का वैल्यू हो जाएगा 2, y का वैल्यू हो गया 16 और z का वैल्यू हो गया मेरा 5, तो अगर मान लो कि आपसे डायरेक्ट नहीं बन रहा तो आपको डरने का जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है तो आप उस ऑप्शन को यूज करके एलिमिनेशन मेथड लगा करके आप आराम से बना सकते हो। और अगर ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो आप धीरे धीरे बैलेंस करोगे तो आपका इजीली बैलेंस हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा पर बैलेंस होने में कोई दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज का बैलेंसिंग वाला क्लास अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये बैलेंसिंग वाला क्लास अच्छा सा समझ में आ गया तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, प्लेलिस्ट का सारा वीडियोस को देखो और इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक पहुंचाओ ताकि वो भी पूरे के पूरे केमिस्ट्री को अच्छे से समझ सके और इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन बन सकता है उसको प्रैक्टिस कर सके। क्योंकि आज के टाइम पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आने लगा है, जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे कॉन्सेप्ट उतना मजबूत होगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ हर एक टाइप का क्वेश्चन जो पहले आ चुका है किस टाइप का क्वेश्चन नया आ करके नया बन सकता है ताकि आपको एग्जाम समय किसी भी चीज का कोई अफसोस ना हो। धन्यवाद।